हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का अगला लेक्चर ले रहे हैं और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। और वो नया टॉपिक क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। नया टॉपिक क्या है हमारा? नया टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी। अब क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन और क्या होता है पैकिंग इफिशियंसी? अब देखो, ये वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड पर हमने क्या किया? ब्लैक मार्कर से लिखा। तो अब पूरे वाइट बोर्ड पर हमने ब्लैक मार्कर का यूज़ नहीं किया, बल्कि अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर लेटर्स लिख रहे हैं। और मान लो मैंने ए लिखा, तो ये ए लिखा तो अंदर ये गैप रह गया ना, उसमें हमने क्या किया, मार्कर से नहीं लिखा। तो ठीक उसी तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल का कितना पार्ट स्फीयर ऑक्यूपाई करेंगे, यही कहलाएगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये हमारा स्फीयर हो गया। ये हमारा सपोज कर लो कि एक बॉक्स ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो ये इतना पार्ट स्फीयर ऑक्यूपाई किया और ये सब पार्ट क्या हो गया, खाली बचे रह गया ना। इन सब जगहों पर स्फीयर नहीं है। तो किसी भी गिवन क्रिस्टल का कितना पार्ट स्फीयर ऑक्यूपाई करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन उसको कहते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन, चलो मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिट सेल। इट इज ना लिख करके यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन वर्ड यूज कर देते हैं। पीएफ मैंने लिख दिया, प्रोविडेंट वर्ड नहीं, पीएफ, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ यूनिट सेल occupied by constituent particles। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि पैकिंग इफिशियंसी तब किसको कहेंगे? तो पैकिंग फ्रैक्शन, अब देखो फ्रैक्शन की बात अगर की जाए तो अगर 1 कहते हैं तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 को अगर परसेंटेज में चेंज करें तो क्या होता है, 100% होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, 1 में कितना पार्ट, पूरे क्रिस्टल को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और उसमें से कितना पार्ट स्फीयर ऑक्यूपाई किया, ये कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। और उसी को जब हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पैकिंग इफिशियंसी। यानी सेम डेफिनेशन होगी और ये क्या होगा, पैकिंग इफिशियंसी इज परसेंटेज पार्ट ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखो दोनों डेफिनेशंस को याद करना हमारे लिए कितना आसान है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि पैकिंग फ्रैक्शन में पूरे यूनिट सेल का कितना हिस्सा स्फीयर ऑक्यूपाई किया, ये क्या कह रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो उसमें यूनिट सेल को 1 यूनिट मान ली। उसी तरीके से जब हम उसको परसेंटेज में निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन किसका करेंगे, सिंपल यूनिट सेल का। सिंपल यूनिट सेल, या सिंपल को और भी किस नाम से बुलाते थे, याद होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल से। ठीक है, दूसरा हम लोग एफसीसी की बात करेंगे। तो आपसे एचसीपी कहा जाए या सीसीपी कहा जाए, आप किसका बताएंगे, एफसीसी का बताएंगे। और तीसरा हम लोग किस में कैलकुलेशन करेंगे, बीसीसी में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो एक एक करके हर एक टाइप के यूनिट सेल में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल से। तो हम लोग चलो यहाँ से अब शुरू किया जाए। पहले हेडिंग लिख लिया जाए, फिर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले किसमें, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें करते हैं।
तो चलो इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। चलो मैंने यहाँ एक डायग्राम बना लिया। अब आपको ध्यान देना है, डायग्राम पर ही आपका ध्यान जाना है। ये आपका बन गया। सिंपल में मैंने क्या कहा था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर। तो एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, 5, 6, 7 और 8, ये 8 कॉर्नर पे हो। एक्चुअली मैंने क्या बनाया है, शुरू में मैंने कहा था कि हम क्या बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं। तो चलो अगर हम इसको पूरा स्फीयर बनाएं और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को देखें जो हमें सामने से दिख रहा है, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, एक गोला यहाँ दिखाई देगा, दूसरा स्फीयर यहाँ, तीसरा स्फीयर यहाँ और चौथा स्फीयर इस तरीके का दिखाई देगा। चलो हम मान लेते हैं कि लेट, देखो यहाँ से डेरिवेशन शुरू होगा, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर। रेडियस है तो किससे रिप्रेजेंट किया हमने, आर से। और हम किसका लेकर के चलते हैं, सबसे सिंपलेस्ट लेकर के चलते हैं, सिंपल क्यूबिक का। तो एज ऑफ क्यूब ये कितना हो जाएगा, ए। यानी इस एज की बात करें तो ये एज कितना है, ए के बराबर है। ये कितना है, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा आर हो गया, और ये हमारा क्या है, ए है। तो ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है। ठीक है, तो ए कितने के बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहली चीज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर निकाला जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब के बराबर आ गया। अब हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबको याद होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये एक स्फीयर का वॉल्यूम हुआ ना। हमारे पास क्या है, सिंपल यूनिट सेल। तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल याद है क्या निकाला गया था, ये था 8 × 1/8 दैट इज 1। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल। अब देखो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां हम किसी चीज का कैलकुलेशन करेंगे कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है। चलो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। एटम का मतलब स्फीयर। ठीक है, ये चीज आएगा तो ये कितना होगा, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें कंपेयर करना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम स्फीयर ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अगर ध्यान दो तो जो क्यूब है उसका वॉल्यूम ए क्यूब है और स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, आर क्यूब है। तो दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, यूनिट एक जैसी है ही नहीं। तो अब हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, A = 2r पे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब कितना हुआ, 2r का क्यूब। तो 2r का क्यूब कितना आ जाएगा, 8r क्यूब। अब देखो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो अब किया जाए। तो अब हमें क्या निकालना, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो
स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब और स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 8r क्यूब। तो ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 2 जा 8, यानी ये कितना आ गया π/6। π/6 का मतलब 22/7 × 6। अब और रिड्यूस करो, ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11/21। अब 21 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.524। तो ये आपका पहला आंसर किसका हो गया पैकिंग फ्रैक्शन का। इसके बाद आपको क्या निकालना पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 0.524 × 100 और ये कितना आएगा 52.4%। तो ये क्लियर हुआ डेरिवेशन। देखो ये सब डेरिवेशन पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी और प्रिमिटिव यूनिट सेल और बीसीसी। तो निकालने का तरीका क्या है, पहली चीज थी हमने डायग्राम बनाया, ये हमारा सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम है। इसमें एटम्स कहाँ हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर है। फ्रंट फेस का बनाते हैं तो सारे एटम्स एक दूसरे को टच करते रहते हैं, ये भी आर है ये भी आर है, तो मिलाकर के कितना हो गया 2r। अब देखो रेडियस ऑफ स्फीयर r मान लिया, एज ऑफ क्यूब कितना मान लिया a मान लिया, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2r के बराबर होगी, हर जगह नहीं होगी। मैंने यहाँ कहा है, इसका मतलब ये नहीं दिमाग चला देना है कि ये सब जगह होगा, नहीं नहीं, सिर्फ यहीं पर होगा। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बात की जरूरत के हिसाब से हमने a की जगह क्या रखा 2r रखा, तो ये कितना आ गया 8r क्यूब। एक वॉल्यूम का स्फीयर निकाल लिया। उसके बाद क्या निकाला कि जो हमारा सिंपल यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो जितने एटम्स है या जितने स्फीयर्स है उन सब का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। स्फीयर एटम का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या निकाला पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 0.524। तो पैकिंग फ्रैक्शन 1 में निकलता है ना, 1 का मतलब 100%, तो 1 में कितना है 0.524 पार्ट। इफिशियंसी निकालते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, तो ये कितना आ जाता है 52.4%। तो एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला शुरू करते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरे टाइप का हमारा यूनिट सेल है एफसीसी, यानी दूसरे टाइप का क्या है एफसीसी यूनिट सेल। इसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम पहले क्या करें, एफसीसी का एक डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका एक लाइन हो गया, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ठीक। ये आपका क्या तैयार हो गया, क्यूब तैयार हो गया। अब इस क्यूब में एफसीसी है तो कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पर होंगे, सारे फेसेस के सेंटर पे होंगे। तो इस फेस का सेंटर यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। फ्रंट वाले का ले लो तो सेंटर यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। तो टोटल देखो 6 फेसेस हो गए और 1 कॉर्नर्स हो गए। अब हम लोग क्या करें, फ्रंट वाला बनाते हैं। तो चलो अगर फ्रंट वाला बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम मैं बनाता हूँ। तो फ्रंट वाले में देखो क्या था, चारों कॉर्नर्स पर यानी 4 सेंटर तो यहाँ हो गए, कॉर्नर एटम के सेंटर से यहाँ हो गए, और सेंट्रल एटम का सेंटर यहाँ कहीं हो गया। तो अब ध्यान क्या देना है, अगर पिछला केस याद हो तो पिछले केस में क्या था, इस तरीके से था ना। तो अब यहाँ कोई गोला आ सकता है, इसके बराबर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में सारे के सारे टच नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके का गोला बनेगा।
देखो कहीं नहीं टच करेगा ये, क्योंकि अगर ये टच कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, एडजस्ट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर भी हमने मान लिया कि लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर। स्फीयर का रेडियस क्या है? आर है, और एज लेंथ कितना मान लिया? एज लेंथ मान लिया ए, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये निकाल लिया ए की। इतना हिस्सा हो गया। अगर हम बात करें, चलो देखो ये हमारा आर हो गया, ये भी हमारा आर है, और ये हमारा क्या है? ए। तो इस केस में a इज इक्वल टू 2r है, जैसे पिछले केस में था a इज इक्वल टू 2r, तो नहीं है ना। मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं मान लेना कि बराबर होगा, क्योंकि ये गैप रह गया। तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे? तो हम इधर से कैलकुलेशन करेंगे, इधर का सहारा लेंगे। ये कितना है? r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, यानी इस डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई? 4r के बराबर हो गई। अब ये लेंथ कितनी? a है, ये भी लेंथ कितनी है? a है। ठीक है, तो अगर हम इसको a b c मान लें, a b c, तो क्या निकल करके आएगा? यहाँ लिखते हैं कि n ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है? ए है, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना है? ये ए सी की लेंथ कितने के बराबर है? 4 के बराबर है ना, 4r का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। हो गया ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 4 था तो 4r कितना हो गया? 16r स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल आउट करो, ये कितना हो गया? 8r स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपका 8r स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8r स्क्वायर, या a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2√2r। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिस पर बेस न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? पूछ दिया जाएगा एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन FCC, द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज 127 पिकोमीटर, कैलकुलेट एज लेंथ। तो जैसे ही हमको ये पता कि FCC में है, CCP में है या HCP में है, तो इसका मतलब कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2√2r। तो अब हम क्या करेंगे? देखो a और r का रिलेशन पता चल गया, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था? a क्यूब का मतलब 2√2r का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, √2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2√2 होगा ना। देखो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 और इंटू √2 r क्यूब, यानी ये कितना हो गया? 16√2 r क्यूब हो गया। ये अगेन सेम काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है, इसको हम हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। अब नंबर ऑफ स्फीयर्स इन FCC यूनिट सेल, अगर रिकॉल करो, थोड़ा सा याद आ जाए, तो क्या होता है? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यानी ये कितना हो गया? ये हो गया 16/3 पाई r
क्यूब, तो ये निकल गया। अब देखो चीज़ें आसान है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये कितना था देखो, ये था 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 16√2 आर क्यूब। तो देखो क्या हुआ, 16 कैंसिल आउट, आर क्यूब कैंसिल आउट। अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा π/3√2। तो π/3√2 को आपको सॉल्व करना है। देख लो पूरा क्लियर होना चाहिए। हमारा कितना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब था a क्यूब, हमने रिलेशन निकाला a इज इक्वल टू कितना आ गया 2√2r, √8r² था ना, तो ये कितना हो गया था 2√2r। अब हम क्या निकाले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकाले, 2√2 का r क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 16√2r क्यूब। अब ये कितना आ गया, अब ये 16√2 था ना, तो ये कितना आ गया π/3√2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.74। ये आंसर आपका कितना आएगा 0.74। अब आपको क्या निकालना है, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 0.74 इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा 74%। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे पिछली केस में थी, बस ध्यान क्या देना है कि पिछले केस में जब सिंपल की बात किए थे तो दोनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारे एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम किए, रेडियस ऑफ स्फीयर r मान लिए, एज लेंथ कितना a, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया a क्यूब के बराबर। फिर हमने a और r में रिलेशन निकाला, a और r में रिलेशन निकालने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया जो हमको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब कितने स्फीयर्स होते हैं FCC में, 4 होते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स कितना हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 16√2 आर क्यूब। 16√2 आर क्यूब यहाँ से आया, जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा π/3√2। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.74, और उसमें 100 से इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा 74%। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बात करते हैं हम लोग तीसरे टाइप के यूनिट सेल की, और तीसरे टाइप का यूनिट सेल हमारा कौन सा है, BCC यूनिट सेल। कौन सा है, BCC यूनिट सेल। अब इसका देखो, चलो इसका भी डायग्राम एक बनाया जाए सिंपल सा। ये हमारा तैयार हुआ, ये हमारा तैयार हुआ। BCC है तो सारे एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, यहाँ हो गए कॉर्नर्स पर। एक कहाँ होगा, एक होगा बॉडी डायगोनल पर। एक कहाँ होगा, बॉडी डायगोनल पर। तो कोई एक बॉडी डायगोनल बना लेते हैं, एक ये हमारा बन गया और एक हमारा ये बन गया, यानी एक हमारा यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, एक हमारा क्या है, इस बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, यानी ये पूरी तरीके से अंदर है, यानी 4 स्फीयर इस तरीके से अरेंज हैं, एक स्फीयर इसके ऊपर अरेंज है और फिर 4 स्फीयर्स इसके ठीक ऊपर अरेंज हैं, यही हमारा है। अब अगर हम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो ये क्या है, ये एक बॉडी डायगोनल है। क्या है, क्यूब का एक बॉडी डायगोनल। तो जब क्यूब का बॉडी डायगोनल है तो इसी फिगर को हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो जो हमारे मतलब की चीज़ है हम सिर्फ उतना हिस्सा बनाएंगे। पहले हमने एक ये बॉक्स बना लिया और यहाँ हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक, इसकी हमने बात किया।
अब ये रहे हमारा बॉडी सेंटर यहाँ कहीं, तो जो स्फीयर होगा वो हमारा यहाँ कहीं होगा, अंदर डिब्बे के अंदर यहाँ कहीं होगा। अब ये वाला जो स्फीयर होगा ये इसको टच करेगा और ये वाला स्फीयर इसको इधर से कहीं टच करेगा। तो ये जो हमारी लेंथ निकल करके आती है ये कितने के बराबर होती है? 4r के बराबर होगी। अगेन ये r, ये r, ये r और ये r, तो ये कितने के बराबर है? ये 4r के बराबर है। क्या बराबर है? ये लेंथ। कौन सी लेंथ? बॉडी डायगोनल की लेंथ। तो चलो शुरुआत करते हैं इसमें निकालने की। सबसे पहले सेम चीज लिखेंगे कि लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r। एज लेंथ कितना है इसमें? तो एज लेंथ है कितने के बराबर? a के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? a क्यूब। अब हमें a और r में रिलेशन निकालना है। यहाँ हमको क्या दिख रहा है? डायगोनल ऑफ क्यूब कितने के बराबर दिख रही है? 4r के बराबर दिख रहा है। एक इस वाले का इस रेडियस, दो रेडियस बॉडी सेंटर एटम के, एक रेडियस इधर का। तो डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आ गया? 4r आ गया। अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चले, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है सबको बॉडी डायगोनल का? चलो हम बताते हैं। बॉडी डायगोनल जो होती है, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। तो अगर हम इसको a मान लेते हैं तो कितना आ जाता है? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाता है रूट 3a स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाता है? a रूट 3। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, डायगोनल ऑफ क्यूब स्फीयर के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो कितनी लेंथ आती है? 4r के बराबर लेंथ आती है। और फार्मूले से निकाले तो कितना आ गया? a रूट 3 आ गया। इसका मतलब कि देयरफॉर a रूट 3 इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4r अपॉन रूट 3। ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इस पर बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हमको a मिल गया। जब a मिल गया तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना निकाला था हमने? a क्यूब। तो a की जगह क्या रखेंगे? 4r अपॉन रूट 3। क्या रखेंगे? 4r अपॉन रूट 3 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा? 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। यही आएगा ना? 4 का क्यूब कितना हो गया? 64 और रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 आ गया। अब BCC है तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्फीयर्स इन BCC में नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं? ये होते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 2। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, जितने भी स्फीयर्स हुए उनका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, आपने दो बार लिख लिया। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना? 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64r क्यूब बाई 3 रूट 3। अब देखो r क्यूब कट गया, ठीक है। ये 3 रूट 3 ऊपर जाएगा और ये 3 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो चलो फिर से थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा?
8 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 64 इंटू पाई, क्योंकि आर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो यहाँ से कैंसिल कर दो, 8 जा, अब ये कितना हो गया, √3 पाई बाई 8, यानी ये कितना आता है, ये आता है 0.68। तो ये आपका आंसर आ जाता है √3 बाई पाई 8 का 0.68। इसके बाद आप क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी निकालिए। तो ये क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। अब पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया, 0.68 इंटू 100, ये कितना हो गया, 68%। एक बार फिर से इसको हम क्रॉस चेक करा देते हैं। ध्यान दे लेना है कि जो बॉडी सेंटर का एटम कहाँ होता है, बॉडी सेंटर पर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल, तो यहाँ पर है। यानी बॉडी डायगोनल की लेंथ कितने के बराबर, 4r के बराबर। बाकी चीज़ें तो वैसे ही है, सेम जैसे पिछले केस में था। रेडियस ऑफ स्फीयर पता, एज लेंथ पता, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया। डायगोनल ऑफ क्यूब कितने के बराबर, 4r के, और डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√3। तो a√3 4r के बराबर, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 4r/√3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, a क्यूब है, a की जगह हमने क्या रखा, 4/√3। तो 4r/√3 का होल क्यूब किया तो आंसर कितना आया, 64r³/3√3। एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, कितना आया, 4/3 पाई r³। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं, 2 से, तो 2 से इंटू किया तो कितना हो गया, 8/3 पाई r³। अब इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 0.68। उसको इफिशियंसी में बदलने के लिए क्या किया, 100 से इंटू कर दिया और आंसर कितना आ गया, 68%। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा आज हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी को, ठीक है। इसका डेरिवेशन कम से कम 3-3, 4-4 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है पूरा डिराइव करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि डेरिवेशन में कोई भी स्टेप आप स्केप नहीं करेंगे, स्केप करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो इतना तैयार कर लीजिए, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। तब तक इसको आप तैयार कीजिए।